नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सुबह कुछ धुंध कम है और हम लोग अ, कल की किताब पे ही आगे बढ़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति खुश कब रहता है? व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी शांति कब रहती है? बहुत सारे आपने आध्यात्मिक प्रवचन सुने होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आज एक फ़ॉर्मूला है जो मुझे मिला पढ़ते समय, वो ये था कि सबसे अधिक खुश आप तब होते हैं जब आपको अपने होने पे गर्व होता है। मैं हूँ, मेरी एक सत्ता है, मेरा अस्तित्व है। और दूसरा, उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान इस तरह होगी कि आप जीवन से शिकायत नहीं करते। आप कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, यार मुझे ये जीवन क्यों मिला? मेरा खराब जीवन है। तब जाके आपको जब ये कंडीशंस होती हैं, तब आदमी सुख और शांति महसूस करता है। इसका उल्टा करके देखते हैं। उल्टा ये है कि व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? आत्महत्या तब करता है व्यक्ति जब अब से अपने होने पे घृणा हो जाती है। वो अपने से नफ़रत करने लगता है। ठीक? उसको आस-पास के लोगों से कोई आशा नहीं रह जाती है। तो अंतिम स्टेज, जो दुःख का जो अंतिम स्टेज होती है, वो आत्महत्या होती है। इसका उल्टा करते चलें। जितना-जितना हमें अपने से लगाव होता रहेगा, आस-पास के लोगों पे भरोसा होता रहेगा, हमारे में ये आशा रहेगी कि हमारे पास विकल्प हैं, हम और बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आप जीवंतता लाते रहेंगे अपने जीवन में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि हावर्ड फास्ट की किताब है स्पार्टाकस। उसे जब पढ़ के मैंने ख़त्म किया, तो मुझे जो है वो दुःख जैसा जो भी हो सकता है, तनाव, डिप्रेशन या ऐसा कुछ, काम का तनाव, अगर आप कभी अखबार में आपने काम किया हो, आपने रिपोर्टिंग की हो, तो डेडलाइन का तनाव, इन सब से मुक्ति। फिर मैं बाद में सोचने लगा, फिर किताब को पलटने लगा, ऐसा क्या है? तो जो फ़ॉर्मूला मुझे बहुत बाद में समझ में आया, क्योंकि किसी चीज़ को महसूस करना एक अलग बात होती है। बहुत सारी अनुभूतियाँ हम लोग महसूस करते हैं जीवन में। लेकिन जब उसको हम तर्क के माध्यम से व्यवस्थित कर लेते हैं, तब जाके वह एक विचार बनता है, थॉट्स बनता है। और थॉट्स अनुभूतियों का अगला चरण होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हम अ, अपने से जीवन से शिकायत करते हैं, तो उसका आधार क्या होता है? अपने पोज़ीशन से खुश नहीं रहते। कभी-कभी लगता है कि हमको ईश्वर ने कम दिया या प्रकृति ने कम दिया है। अब कल्पना करें, चलिए, अनकॉन्शियस माइंड में कैसे हमारे विचार जब पैदा होते हैं और वो हमें खुश रखते हैं, तनाव से बचाते हैं। जो हावर्ड फास्ट का जो स्पार्टाकस नायक है, जो पूरे किताब का हीरो है, आप पहले पन्ने शुरू होगा, उसका ज़िक्र होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे आपकी मुलाकात किताब पढ़ते समय लगभग 100 पन्ने बाद होगी। मतलब 100 पन्ने तक वो हीरो आया नहीं है, उसकी चर्चा हो रही है। अब ऐसा क्या है? जैसे उसमें अ, उसका एक लाइन आती है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत होती है इस किताब की, तो उसमें एक यात्रा शुरू हो रही है। कुछ जो कुलीन लोग हैं रोम के, वो रोम से कापुआ जा रहे हैं। और कापुआ ऐसी जगह है जो आप फिल्मों में देखते होंगे, हॉलीवुड की फिल्मों में, कि जहाँ पर सिर्फ रोम पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, पूरी दुनिया से पैसा आ रहा था, और वो एक जगह मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, और वहीं पर ग्लेडिएटर आपस में लड़ा करते थे। तो रोम से कापुआ की ओर रास्ते जाते समय अचानक जो वो तीन कुलीन, दो लड़कियां और लड़का जा रहा है, अचानक उनको सड़क के किनारे सलीब लटकते नजर आते हैं। मतलब वहां पर लोगों को सलीब पे लटकाया गया है, जैसे ईसा मसीह को सलीब पे लटकाया गया था। सड़क के दोनों ओर लगातार हजारों की संख्या में सलीब हैं, उस पे इंसानों को लटकाया गया है। तो वहां पर जब उन लोगों को पता नहीं होता हुआ क्या था, तो वहां पर एक रेस्टोरेंट वाला बताता है कि इन लोगों ने विद्रोह किया था, और विद्रोह किया था, स्पार्टाकस इनका नेता था। तब तक उसमें से एक
कहता है कि उस वो ना कि एक आवाज़ आती है, वो है नहीं दुनिया में, लेकिन एक आवाज़ आती है जो वहाँ का जो क्लाउदिया लड़की है, उसने पूछा कि हुआ क्या था? तो उसने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि स्पार्टाकस ने कहा था, मैं लौटूँगा और तब मैं एक नहीं, 1 करोड़ बनकर आऊँगा। यह कहा उसने। ज़रा सोचो तो, मतलब ये लाइन आते ही आपको महसूस हो जाता है कि कोई महानायक आने वाला है। अब देखिए वो जो महानायक है, जिसने रोम को हिला दिया था, अब अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचें, उसके जीवन के बारे में सोचें, तो सब हमें घृणा कब होती है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं है, उसका जीवन अच्छा है। अब ऐसा बच्चा जिसके बाबा को मार दिया गया हो, उसके सामने वो बच्चा सा है। क्यों मारा गया था? क्योंकि वो जो शासन था उसको जमीन चाहिए थी। ठीक, पिता को पढ़ के ले गए गुलामी कराने के लिए, मतलब वो 2 पीढ़ी का गुलाम बच्चा। वो आराम से किसान खेती किया करते थे, लेकिन उस बच्चे को पकड़ के लाया जाता है। बच्चे को नहीं मारा जाता है क्योंकि अ, बच्चे के लगा कि जो सोना निकालने की जो खदानें हैं, उस खदान में अंदर जाके सोना निकालने के लिए बच्चे की ज़रूरत होती है, छोटे हाथों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो वहाँ से घर से चला आता है ऐसी जगह पर, जहाँ पर अ, उसे इसलिए खाना खिलाया जा रहा है कि वह सोना निकालेगा, और लगभग सभी बच्चे 1-2 साल में मर जाते थे क्योंकि वहाँ पे काम करना कठिन था। उस परिस्थिति से वो बचता है, हम आगे देखेंगे उसमें। फिर वहाँ के बाद फिर वो जाता है कि कुछ उसको जब थोड़ा-सा बड़ा होता है तो जो जहाज के डाकू हैं वो पकड़ ले जाते हैं, और फाइनली वो ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता था जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जो जीवन के सबसे अभागे लोग हैं। उन्हें एक व्यापारी खरीदता था और उनको ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की दी जाती थी कि किसी एक दिन जब कुछ कुलीन लोग आएँगे आपका खेल देखने, तो आपको अपने दोस्त के साथ लड़ना है, और लड़ते उसे मारना है या मर जाना है। आपको खाना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको सामने किसी के मनोरंजन के लिए मरना है। इससे खराब जीवन शायद ही किसी का होता हो। और जब आप इस किताब से गुजरते हम लोग गुजरेंगे, तो ये लगेगा कि अनकॉन्शियस माइंड में धीरे-धीरे बैठता जाएगा, इतना खराब जीवन। इसके बावजूद जो प्लस पॉइंट है कि पूरे दौरान, पूरी किताब के दौरान लेखक ने कहा, आज तक किसी ने भी स्पार्टाकस के मुँह से जीवन की शिकायत नहीं सुनी थी। आज तक कभी उसने शिकायत नहीं की थी। कभी उसने कहा था कि कभी उसने ये नहीं कहा था कि जीवन खराब है, इस जीवन से क्या फ़ायदा मिलने से, कभी नहीं कहा उसने। वो हमेशा कहता था आपस में बात करो। वो कहता, जैसे उसका एक दृश्य आता है कि उसमें उसकी लड़ाई तय तय हो गई है एक हबसी से। हबसी कौन? जो पूरे ग्रुप का सबसे पावरफुल आदमी। और क्योंकि स्पार्टाकस कहता था दोस्त बनाओ, आपस में बातचीत करो, नफ़रत मत करो। तो लोग तो उसको कुछ व्यापारी को जलन हो रही थी, और उसने उन दोनों की लड़ाई लगवा, मतलब मैदान में दोनों को चूज़ कर लिया, दोनों लड़ेंगे और मारे। और सबको पता था कि हबसी जो है कभी नहीं हारा, उसके हाथ में जाल होता था। लेकिन स्पार्टाकस और दोनों, बहुत अच्छा वो डायलॉग है जो अलग-अलग सुनेंगे हम लोग। तो उसमें वो कहता है कि हम लोग बने किस लिए हैं? क्या इसी दिन के लिए बने थे कि एक दिन हम लोग इस तरह मारे जाएँगे? तो स्पार्टाकस कहता है, जो बात एक छोटा बच्चा भी जानता है, तो मुझसे मत पूछो। लेकिन क्या जानता है? छोटा बच्चा भी जानता है, हम यहाँ जीने के लिए आए हैं, हम संघर्ष करने के लिए आए हैं। अगर मुझे तुमसे लड़ना होगा, तो मैं लड़ूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि जीवन का सार यही। उसने ये नहीं कहा, उसके साथी लोग परेशान रहते थे, ठीक? तो अब ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी समस्याएँ हों, उसको अपने होने पे गर्व था। तो चलता था, तो ऐसे चलता था जैसे संसार का सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो। वो अपने उन साथियों से, जो सब अभागे एक जगह इकट्ठा हुए थे, उनसे वो दोस्त बनाता था। इसीलिए जो पहली सबक जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस किताब के माध्यम से जो आता है, कि अपने होने पे गर्व करना चाहिए, जो कि इसका जो नायक स्पार्टाकस अपने को मानता था। अब चलिए कहानी इसको आज थोड़ा-सा शुरू करते हैं, और कोशिश वही बातचीत की शैली रहेगी कि अगर
आप में से कोई किताब पढ़ने का इच्छुक हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, जिसे सत्संग कहा जाता है, इसी तरह से हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें जो कल जहाँ से हमने बात खत्म की थी, वो यही था कि जब बच्चा वो छोटा था, तो किताब में कहा जाता है कि जब आप परवाह करना बंद कर देते हैं, अर्थात कि जब वो अपने आप से कहता है, थोड़ी देर में मुझे किसी बात की कोई परवाह ना रह जाएगी, और यह एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं होती है। परवाह होना मतलब ये कि अब आप जीवन को आपने छोड़ दिया है। जब आप पे संकट पड़ता है तो आप भूल जाते हो दुनिया क्या है। अच्छा, रोचक बात क्या है कि जब एक फिलोसफर हुए हाइडेगर, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में, वो कहते हैं कि मनुष्य के जो पलायन का जो लक्षण है, पलायन का लक्षण ये है कि वह अपने को लोगों के बजाय वस्तुओं में इन्वॉल्व कर देता है, वस्तुओं में केंद्रित कर देता है। और अगर हम देखा जाए तो एक आदमी का अकेलापन वो भी है जब उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई आसपास नहीं है, ना उसको किसी की परवाह करनी है, ना उसकी कोई परवाह करने वाला है। ये स्थिति बहुत गरीबी में, भुखमरी में, संकट में भी होती है, लेकिन ये स्थिति तब भी होती है जब आपके पास बहुत पैसे हो जाएं, संसाधन हो जाएं, और आपका दिमाग इस तरह काम करने लगे कि मुझे पैसे कमाने हैं, प्रतिस्पर्धा करनी है, तब भी सेम उसी तरह का लगभग अकेलापन आता है। अब आते हैं जो पहला सिद्धांत। इसके बाद जब वो छोटा बच्चा था और जब उसको ले जाया गया खान में काम करने के लिए, तो वो कहते हैं कि दिन में उसे मिलता क्या था, उसे एक गिलास, आधा गिलास पानी 2 बार और 1 मुट्ठी गेहूं मिलता था बच्चों को, जो अंदर जाके उसमें काम करते थे। और उसने कहा कि धीरे धीरे होता क्या था कि जो भी जाता था उसमें कुछ समय के बाद वह क्योंकि पानी कमी से किडनी खराब हो जाती थी, और कुछ समय बाद बच्चे जो हैं उसी के खदान के अंदर मर जाते थे, तो उन बच्चों को निकाल के फिर दूसरे बच्चे को डाला जाता। लेकिन उसने क्या कहा, अब स्पार्टाकस ने पहला सिद्धांत जो माना, वो ये माना कि उसने कभी भी खाने का अनादर नहीं किया। अब वो एक बूंद भी, जब हम कहते हैं ना कि जब एक बूंद आप निकालते हो खाने की, रस, जीवन, तो अगर आप पूरे दिमाग के साथ, प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ यदि आप उसे ग्रहण कर रहे हो तो चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। भारतीय दर्शन तो इससे भरा हुआ है, आयुर्वेद में तो जगह जगह इन बातों को लिखा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वेस्टर्न में भी इसी तरह के चर्चा होती है और हार्वर्ड फास्ट अपना उल्लेख कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, ठीक। देखिए, उसे अपना शरीर चिड़िया के पर की तरह हल्का जान पड़ा, मगर यह शक्ति जो वो अपने भीतर पा रहा था, यूं ही नहीं गंवाना चाह रहा था। वह अपने हिस्से के पानी को ले लेता है। इतना पानी उसने हफ्तों में नहीं देखा है, मगर वो उसको गट गट के पी जाने की गलती नहीं करेगा। वो सब पानी पेशाब बनकर निकल जाए, इस पानी पर वह पहरा देगा और घंटों तक उसकी छोटी छोटी चुस्कियां लेगा, ताकि उस पानी की एक एक बूंद उसके शरीर के तंतुओं को भेदे। वो अपना खाना ले लेता है, यानी गेहूं और सूखी टिड्डियों समेत पकाया हुआ जौ का शोरबा। ठीक तो है, सूखी टिड्डियों में ताकत होती है, जिंदगी होती है, और गेहूं और जौ तो मेरे शरीर का अंग है। वो अपने से कहता है, मैंने इससे भी बुरा खाना खाया है और हर खाने का आदर करना चाहिए। अब लाइन आती है, जो लोग अपने मन में भी खाने का निरादर करते हैं, वे खाने के शत्रु हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको दिन भर में एक आधा गिलास पानी और एक जौ ठीक मिल रहा, 2 बार मिल रहा है, तो इसके साथ वाले क्या करते थे, वो खुद गड़गड़ पी लिया, पेशाब रास्ते निकल गया। एक एक बूंद महसूस करके करता था। और हमारा आयुर्वेद भी कहता है, अगर आप पूरे मन से खाना खा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो फिर वो आप में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता है, वो अपने ताकत से ज्यादा काम कर कर देता है। कबीर ने कहा, यहाँ तक कि मन की बात ना, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। मतलब ये क्या बात है, कबीर भी इस बात को कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के आधार पर कि भैया आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन परसते समय अगर आपका मन मैला है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा।
अपना तो मन जो है सो है, लेकिन खाना बनाने वाला भी अगर उसके मन में कुछ भाव है, भले वो मुस्कुरा रहा है, तो खाने पे असर पड़ेगा। ये भारतीय कबीर कहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है। अब आगे है उसमें अब इसमें आगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्पार्टाकस के शरीर की विलक्षण इंद्रियां उसकी सहायता करती हैं और अपने लिए उन्हें जिस चीज की जरूरत है उसे बड़ी कुशलता से जरा से खाने और जरा से पानी से खींच लेती हैं। वो अपने कठोर में से खाने का आखिरी दाना कटोरे में से खाने का आखिरी दाना उठाता है और बचा खुचा पानी पी जाता है और कटोरे की भीतरी लकड़ी को भी चाट लेता है। उसके खाने का संबंध भूख से नहीं, खाना प्राण रक्षा का उपाय है। खाने का छोटा से छोटा दाना प्राण रक्षा का उपाय है। मतलब एक एक दाना वो प्रेम से खा रहा है, उसके मन में है। और शरीर हमारा ऐसे ही होता है, शरीर को जैसा ढाल लें, अगर आपको शरीर को ढाल लिया है कि वो छोटे से खाने से चीजें निकाल लेगा तो वह निकाल लेता है। ये पहली चीज जो हम लोग पेज पे हैं, हम लोग 90 पेज पर है 90 पेज पर आते आते ये पहली काम, मतलब जब उसकी कहानी शुरू हो रही है, अलग अलग तरीके से लिखने की शैली है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये है कि पहले जीवन का मंत्र, खाना ठीक करो, भोजन ठीक करो। मुझे याद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कोचिंग होती थी, कृष्णा कोचिंग, उसे के.एल. यादव सर चलाया करते। तो जब मैं मेरठ अमर उजाला में काम करता था 2000 में, तब वहाँ पर मुझसे लोगों ने कहा भाई आप प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, वहाँ पर हमारे कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए। अब जब मैंने भी कोचिंग की थी इंजीनियरिंग की, तो जब मैं पहली क्लास जो लेने आए डायरेक्टर, उन्होंने पहली क्लास में जो पहली बात बताई, उन्होंने कहा खाने पे ध्यान रखो। वो कहते थे कुछ मत करो, तुम लोग तैयारी करने आए हो, दाल चावल पका लो, कुछ मत करो, बस एक देसी घी 1 चम्मच गर्म करके डाल लो। और उनका पहला सिद्धांत था कि खाने पर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वही आपको जीवन देगा। दूसरा, मुझे उदाहरण मिलता है, उदाहरण ये मिलता है कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू करनी जाना चाह रहे थे, तो जाते समय क्योंकि पिताजी दैनिक भास्कर के संपादक रहे और उनका बहुत लंबा अनुभव था, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करने के बाद पहली नौकरी करने जा रहा था। तो मैंने कहा कि पत्रकारिता में सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा था सफलता का राज ये है कि सेहत का ध्यान रखो, भोजन पर ध्यान रखो। एक बार न्यूज़ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन खाने पर विशेष ध्यान, मतलब पोषक तत्व पे ध्यान। क्यों? क्योंकि आपने इसको इग्नोर किया, चाहे आप विद्यार्थी के तौर पे पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई काम कर रहे हो, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर नशा करने की जरूरत पड़ती है। आप देखिए जो भी ऐसे काम जो जोखिम वाले हैं, जिनमें कोई रूटीन नहीं है, सुबह 3 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, उसमें ज़्यादातर लोग नशा क्यों करते हैं? कभी सिगरेट, शराब ऐसे क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको अचानक कोई काम करना है, तो आपको चाहिए एक मोटिवेशन। दूसरा, अगर आपने खाने को इग्नोर किया है, शरीर तो मांगेगा ही कैलोरी, शरीर को क्षमता चाहिए, तो शॉर्टकट रास्ता क्या आता है? वो करना। तो अगर आप जीवन में अगर विद्यार्थी हैं तो बताना चाहूँगा, अगर आपने दोनों टाइम खाना बेहतर कर लिया है, ज़्यादा चलो शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि जिसमें कि हम अपने शरीर को बेहतर कर, मतलब बच्चों से कहते हैं दौड़ सकते हो तो दौड़ लो, 5 मिनट दौड़ लो, 10 मिनट दौड़ लो, थोड़ा सा कर लो। खाना जो है दाल चावल जो कुछ है आप खाना चाहते हो उसको प्रेम से बनाओ। बहुत सारे हमारे मित्र विद्यार्थी जो बड़े पदों पर पहुंचे, मैं देखता खुद ही बताते ले, और प्रयागराज की परंपरा शानदार रही है। ठीक, कुकर में चढ़ा दिया दाल चावल और उसमें 2 आलू डाल दिया, चोखा बन गया। वो पावर क्यों देता था? क्योंकि स्वच्छ था, शुद्ध था, और आप उस पे आत्मीयता से जुड़े हुए थे। तो बहरहाल, तो ये स्पार्टाकस का बचपन ऐसे शुरू हो रहा है। ऐसा व्यक्ति से आगे बड़े काम करने हैं, पूरी दुनिया को बदल देना। आदि विद्रोही, मतलब दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने रोम से टक्कर ली थी। आपने बहुत मोटिवेशन वाली फिल्में देखी होंगी या ऐसा देखा होगा, लेकिन अकेला एक जो कि पूरे नैतिक मूल्यों के साथ कैसे पूरी दुनिया को टक्कर देता है, इससे। लेकिन उसको शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत हो रही है एक छोटे से सेहत के खाने के साथ। तो बहरहाल ये पहला हिस्सा मिलते हैं सुबह।